हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नीट टेस्ट सीरीज को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज की शुरुआत हम लोग केमिस्ट्री से ही पहले कर रहे हैं। तो सर इसमें जो है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशंस में हो सकता है इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आप लोगों को पूछ दी जाए। तो सर ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए। क्या क्या इसमें है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इसके बाद हम अलग अलग वीडियोस में फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, देन आप लोगों के लिए जो है बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट किया है सर 11th के ही सिलेबस के, ओवरऑल सिलेबस के बेस पे। देन हम 12th के सिलेबस पे भी स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इस तरीके से 50 टेस्ट सीरीज बने हुए हैं, जिनको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलाते रहेंगे। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और प्रत्येक ईच एंड एवरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आइए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 46 केमिस्ट्री में 46, the number of electron in ground state of nickel atom having m equal to 0। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू ऑर्बिटल। आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा। तब लेकिन सर उसके लिए m इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी के लिए बात करते हैं। तो सर पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये हो जाएगा। तो सर पहले s में s वाले ऑर्बिटल को चेक करते हैं, देन p वाले, देन d वाले। s में आप देख रहे हैं एक तो आपके पास 1s है यहाँ पे, दूसरा आपके पास 2s है, देन तीसरा 3s है, देन चौथा 4s है। और आपके पास p में देखिए, p में सर देखिए एक 2p है, दूसरा 3p है, 2p है और दूसरा 3p है। d में देखिए सर एक ही है 3d वाला, कोई बड़ी बात नहीं। सर s ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो s ऑर्बिटल का मतलब l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0। तो जितने भी s ऑर्बिटल आपके पास हैं सबके लिए m की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 होगी, है ना। तो ओवरऑल कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, 4 ऑर्बिटल हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 होगी। सर p ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं बच्चों, p ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। p इक्वल टू l, p के लिए क्या होता है, l इक्वल टू 1, एलिजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप मुझे बताओ एलिजिकल टू 1 के लिए अगर p ऑर्बिटल में l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू कितनी आएगी सर, एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा, है ना। तो देखो m की वैल्यू, देखो मैं एक बात बता देता हूँ सर, एक तो ये 0 हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। हम ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, तो जो 1 वाला है ना, तो जो 1 वाला है, तो आप एक बात बताओ बच्चों मुझे, आप मुझे एक बात ध्यान से बताइए। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए ये ऐसा हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू के लिए, इसके लिए आप p वैल्यू देख लो, -1 0 एंड ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक ऑर्बिटल ऐसा है जिनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप देख रहे हैं हर p में एक ऑर्बिटल होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें भी एक ऑर्बिटल होगा और सर इसमें भी एक ऑर्बिटल होगा जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। तो ओवरऑल 2 ऑर्बिटल है या नहीं है, आप मुझे बताओ। ओवरऑल सर 2 ऑर्बिटल है यहाँ पे जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आ रही है ना। सब में क्या होगा, एक एक तो 0 है ही ना भाई। अगर p अगर 1 है तो इसके लिए एक के लिए 0 तो होगा ही, जाहिर सी बात है ना। अच्छा d के लिए देखो सर, d के लिए देखो, d के लिए देखो, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो l की वैल्यू 2 होती है, तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो m इक्वल टू कितना होगा, -1 -2 -1 0 +1 +2। तो बच्चों ये 0 वाला होगा नहीं होगा, आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये सर 0 वाला होगा नहीं होगा। तो d में एक वैल्यू क्या होगी, 0, ऐसा वाला हो जाएगा। एक वैल्यू क्या हो जाएगी जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। तो एक ऑर्बिटल में, तो सर यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना।
तो सर एक ऐसी होगी। तो कभी कभी हम यहाँ पे दो भी कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन फिलहाल एक को ही मान के चलिए। तो सर यहाँ पे देखिए, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ आप लोग खुद। तो देखो एस वाले में आपके 4 ऑर्बिटल हैं, पी वाले में सर आपके 2 ऑर्बिटल हैं, डी वाले में सर आपका एक है। तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सर ओवरऑल जो है इसमें आप देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 10 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा या नहीं होगा, आप मुझे खुद से बताओ, है ना। तो सर एक चीज और बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, इसमें एक बात और मैं आप लोगों को नॉलेज दिला देता हूँ कि सर कभी कभी डी के लिए हम जो है, डी ऑर्बिटल के लिए कभी कभी हम m इक्वल टू 0 के लिए एक भी ऑर्बिटल नहीं बोलते हैं। तो ओवरऑल या तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड ऐसा है जो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है? भाई एक्वस सॉल्यूशन में वही एग्जिस्ट नहीं करेगा जो एसिड बेस रिएक्शन देता है, ठीक है ना। जो एसिड बेस रिएक्शन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वही एग्जिस्ट नहीं करेगा जो एसिड बेस रिएक्शन देगा। ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, इसको सर आप लोगों को याद करना है, याद करना। तो एसिड बेस रिएक्शन सर हमारे पास यहाँ पे ओनली एक ही टर्म दे सकता है जिसमें एसिड और बेस दोनों है। देखो पहले वाले में आप देख रहे हैं बेस तो है लेकिन एसिड नहीं है, एसिड नहीं है सर इसमें कोई, ना तो एसिड है ना तो बेस है। आप इसमें देख रहे हैं बेस तो है, ठीक है ना, लेकिन एसिड नहीं है प्योर, है ना। और चौथे वाले में आप देख रहे हैं सर ये NaHCO3 और ये प्लस NaOH, ये वाला जो है ये बिल्कुल ये आपका एसिड में बनाएगा और ये बेस में बनाएगा सर। तो इसलिए सर ये कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ किसमें मिनिमम होगी? सर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ उसी में मिनिमम होगी, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेजोनेंस। जिसमें ज्यादा से ज्यादा, जिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में रेजोनेंस ज्यादा से ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ कम। तो देखिए ये क्लोरीन यहां से यहां तक करेगा डोनेट, अब ये रेजोनेंस में नहीं है। ये भी आप देख रहे हैं सर ये भी रेजोनेंस में यहीं तक है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम लगा हुआ है, तो सर ये भी आपका नहीं करेगा। इसलिए अब देखो सर, ये देखो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर ये इधर। तो देखिए मोर रेजोनेंस इसके केस में हो रहा है। इसके केस में क्या हो रहा है सर? बहुत ज्यादा रेजोनेंस इसके केस में हो रहा है, और इसमें तो सर बहुत कम रेजोनेंस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखिए सर, ये जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग के साथ एक लॉन्गेस्ट रेजोनेंस में लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट रेजोनेंस सर इसके पास है और इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 49 में, ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 1% आयोनाइज्ड in 0.1 molar solution at 25 degrees Celsius. The percentage ionization in its 0.025 molar solution is। एक कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है जिसके अल्फा की वैल्यू कितनी है 1। 1 का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। 1 का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1% का मतलब हो जाएगा अपॉन 100 करेंगे तो सर ये 0.1 हो जाएगा, दिस इज अल्फा 1। और सर इसका जो कंसेंट्रेशन है C1, ये आपका 0.1 ही हो जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है सॉल्यूशन ऐसा है एंड द परसेंट इट्स, अगर दूसरा सॉल्यूशन, मैं इसी के दूसरा सॉल्यूशन C2 ले लेता हूं जिसका कंसेंट्रेशन आपको बोलता हूं 0.025 मोलर बोल देता हूं, और उसका अल्फा आपसे पूछ रहा हूं अल्फा। तो बच्चों आप लोग जानते हैं
वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए एक फॉर्मूला हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। तो Ka ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ Ka ऑफ 2, तो C1 अल्फा 1 स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू C2 ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर, है ना। दोनों के लिए अलग अलग यूज करूंगा, तो C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। तो सर अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन C2 हो जाएगा। C1 अल्फा 1 स्क्वायर, C1 की वैल्यू 0.1, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड C2 0.025, है ना। तो सर अल्फा 2 आपका कितना आ जाएगा सर, अल्फा 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगा 0.02। अब परसेंटेज में अगर निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, तो सर ये 2% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल सी इसमें इक्वेशन है सर, बहुत ही सिंपल सिंपल सी इक्वेशन इसमें है, और आप लोग इसको बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है सर इसमें, सर आप लोग कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवे फोर्स इज प्रेजेंट, डिवाई फोर्सेस प्रेजेंट किसमें, सर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, याद करने वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए सर आप लोगों को मैं इसमें बता देता हूँ, डिवे फोर्सेस बेसिकली ये सर लर्निंग क्वेश्चन है, आपका H2S और SO3 में ही प्रेजेंट होता है। आप इस चैप्टर को ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 आप लोग पढ़ सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, इसमें आपको बढ़िया से बताया गया है, तो थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो सर आप इसको याद कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको बताया करेक्ट है। बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ भी करने की जरूरत हमें है नहीं, और बहुत सिंपल तरीके से सर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, आयोनिक साइज का ऑर्डर किसमें करेक्ट है भाई, आयोनिक साइज का ऑर्डर है, और दूसरा उसमें दिया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। और तीसरा सर आपको जो है हाइड्रेटेड साइज का दिया गया है, चौथा सर आपको आयोनिक मोबिलिटी का दिया है। आयोनिक साइज का ऑर्डर, आयोनिक साइज का ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर, आयोनिक साइज बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे जो है क्या हो जाएगा, उस पे उसका आयनिक साइज सबसे ज्यादा। तो देखो नेगेटिव चार्ज P3 वाले में सबसे ज्यादा है ना, तो P3 का ज्यादा होना चाहिए था, है ना, और ग्रेटर देन किससे, S2 नेगेटिव से। तो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया, यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो सर इलेक्ट्रिकल ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे साइज ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन है, पोटेशियम है, तो आप देखिए ऊपर से नीचे आने पे आप देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप देख रहे हैं सर सोडियम से आप कहा सीजियम की तरफ आए, है ना, तो आप बोलेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो भी क्या हो जाए, डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजिली रिमूव हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर, इजिली रिमूव हो सकता है। तो जब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सीजियम पॉजिटिव की ज्यादा होगी, है ना, देन रुबिडियम पॉजिटिव से, और रुबिडियम पॉजिटिव की सर ज्यादा होगी पोटेशियम से, देन आप देख रहे हैं सोडियम पॉजिटिव से। तो बच्चों इसमें आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ये भी इसका जो है इनकरेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें, जैसा कि मैंने आपके सामने जो है एक करेक्ट ऑर्डर आपके सामने रख दिया हुआ है, और आप इसमें देख सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। कुछ भी सर इसमें नहीं था, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट आपका दिया है हाइड्रेटेड साइज, बच्चों हाइड्रेटेड साइज इज इक्वल टू, हाइड्रेटेड साइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज,
ऑफ कैटायन पे। जिस कैटायन पे जितना चार्ज होगा ना उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए एल्यूमिनियम 3+ सबसे ज्यादा चार्ज है, देन ये है, देन ये। सो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट मैच में आ रहा है। समझ रहे हैं ना सर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट मैचिंग में आ रहा है और कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। और इसमें भी आयनिंग मोबिलिटी में भी उसने रॉन्ग दिया हुआ है। आयनिंग मोबिलिटी का मतलब होता है कि इसके आयन जल्दी मूव हो सकते हैं। तो फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी मोबिलिटी तो ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए आयोडीन की आयनिंग मोबिलिटी का अगर इसका ऑर्डर बोलूंगा तो I- का ज्यादा होगा, देन Br का और देन फ्लोरीन का। तो सर ये ऑर्डर भी यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं थर्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 52 द मोलर कंडक्ट the solubility of lead iodide is 0 in 0.2 molar lead nitrate solution in term of solubility product is KSP। देखिए लेड आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछ रहा है। तो सर लेड आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी आप जानते हैं लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 आई नेगेटिव हो जाएगा। लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 आई नेगेटिव हो जाएगा जी, कोई भी बड़ी बात सर इसमें नहीं। लेकिन लेड नाइट्रेट का दिया हुआ है तो लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा NO3 2। लेड नाइट्रेट ऐसा ही हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं देखिए PbNO3 2। तो क्या हो जाएगा सर, ये तो Pb2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2NO3 माइनस हो जाएगा। तो एक बात मुझे आप लोग बताओ, ये S हो जाएगा और ये 2S हो जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन कितना दिया उसने 0.2 दिया हुआ है और इसका कितना दिया गया है, तो इसका 2 इंटू 0.2 हो जाएगा, जो कि कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, तो लेड का कंसेंट्रेशन तो सर आपका कितना दिया ऑलरेडी 0.2 दिया गया है, 0.2 दिया गया है। और देखो यहाँ पे सर इसको S मान के चलो और इसको सर 2S मान के चलो। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, S के साथ आपको कितना कंसेंट्रेशन दिया है 0.2 दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा ना। तो लेड 2 प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो S प्लस क्या हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी 0.2 इसका कंसेंट्रेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं S इज लेसर देन 0.2 हो जाएगा। तो फाइनली मैं लेड 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन बोलूंगा वो 0.2 बोलूंगा। तो सर यहाँ पे देखो, तो देखिए PbI2 इजिकल टू आपने इसका निकालना है तो Pb2 पॉजिटिव और 2I माइनस, तो क्या हो जाएगा 0.2 ये और ये 2S हो जाएगा। तो आप इसको ये बोलेंगे तो KSP अगर इसका निकाल के दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2S स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना सर, यहाँ पे इसका ऐसा हो जाएगा। तो 2S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP अपॉन 0.2 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे एक और टर्म हम लोग लिखेंगे KSP, तो इसको 4S स्क्वायर लिखो, इसको पूरा 4S स्क्वायर लिख लिया। तो S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 0.8 और ये रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे निकाला। यहाँ पे थोड़ा सा लेड की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.2 आ जाएगी, क्योंकि लेड नाइट्रेट का मतलब हो जाएगा कि सर लेड की कंसेंट्रेशन दी है। तो लेड की कंसेंट्रेशन पहले S थी सोल्युबिलिटी, तो उसमें आपने क्या कर दिया 0.2 और मिक्सअप कर दिया। तो सर जब आप इसको मिक्सअप करोगे तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना सर, ये एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि एसपी इज ऑलवेज लेसर देन होगा, है ना, लेसर देन 0.2। तो आप बोलेंगे कि एसपी तो ऐसा हो गया, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि solubility ऑफ दिस इज लेस देन 0.2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो solubility अगर बहुत कम है तो आप इसको क्या करेंगे S को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो S को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे लेड 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इतनी आई जो मैंने यहाँ पे लिखी, और बाकी वही मेथड जो अप्लाई करते हैं उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
सर कुछ भी बड़ी बात इसमें नहीं, ठीक है ना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है 53। 53 वाले क्वेश्चंस को सर कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसके बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है ना सर। तो देखिए गाइस 53 नंबर का एक क्वेश्चन ये है, एक गैसेस मिक्सचर CH4 and C2H6 इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, आपको उसका अमाउंट दिया गया है, कितना कंसेंट्रेशन इसका है, ये अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। और ये दिया गया है इतना लीटर, मतलब सर CH4 और C2H6 का जो वॉल्यूम है ना वो दिया गया है 2.24 लीटर। तो मास आपको निकालना है, W आपको निकाल के रख देना है, ठीक है ना, W आपको निकाल के रख देना है। तो देखिए कैसे इसका निकालना है, ठीक है ना। द वेट ऑफ 2 पॉइंट मिक्सर का वेट आपको निकालना है। तो वेट ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मास ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू, मिक्सर का जो मास होगा वो दोनों के मास के बराबर होगा। तो W ऑफ CH4 प्लस W ऑफ क्या हो जाएगा C2H6। तो सर W निकालने के लिए पहले N इज इक्वल टू W अपॉन M निकालेंगे। तो W तभी आएगा जब आप N इंटू मोलर मास करोगे। इसका मोलर मास तो सर कितना है 16 ग्राम होता है, इसका कितना होता है 30 ग्राम होता है। तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन सर इनके मोल तो निकालो। तो बच्चों आओ पहले मोल निकालते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम दिया गया है और एनटीपी पे है, तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो अगर मैं मोल्स ऑफ CH4 निकालूं तो ऐसे लिख दूंगा ना 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये 0.05। 0.05 मोल इसका आएगा और सेम किसका आएगा मोल्स ऑफ C2H6, क्योंकि इसका भी वही आएगा 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4। तो सर ये भी 0.05 आ जाएगा। हो गया जी। बस अब W ऑफ CH4 निकालो, तो 0.05 इंटू 16। W ऑफ C2H6 निकालो, 0.05 इंटू कितना हो जाएगा 30। तो बस दोनों को ऐड करो। तो सर अगर आप ये प्लस इसके साथ ऐड करोगे तो ओवरऑल जो मिक्सचर का मास आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आप इसको ऐसे ऐड करेंगे 0.05 इंटू 16 प्लस 0.05 इंटू 30। तो सर ये वैल्यू ओवरऑल जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 2.3 ग्राम के अप्रोक्सीमेट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द करेक्ट। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, स्टूडेंट आप इसको आसानी से कर सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MCO3 इन ऑर्डर। मेटल कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी जब भी साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन अगर लार्ज होता है ना, एनायन का मतलब MCO3 है ना, तो आप देख रहे हैं M2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस, तो ये आपका एनायन है। तो एनायन ऑलरेडी सर इसका साइज क्या है लार्ज है, इसका साइज क्या है सर लार्ज है। तो आप ये बोलेंगे, तो टॉप टू जब आप बॉटम जाओगे ना, टॉप टू बॉटम T टू B जब आप जाओगे ना, तो बच्चों हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। बच्चों हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी जब साइज ज्यादा होगा, जब साइज ज्यादा होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं, तो बेरियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा हो जाएगा, BaCO3 का ज्यादा होगा, देन SrCO3 का ज्यादा होगा, देन कैल्शियम कार्बोनेट का होगा सर, देन MgCO3 का होगा, देन BeCO3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं बहुत बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, which of the following order is the correct for property mentioned in bracket। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी का दिया हुआ है,
देखिए आईई की बात करते हैं तो सर आईई अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे ना, तो आईई क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे ना सर, आईई क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, जाहिर सी बात है अगर आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं तो पोटेशियम प्लस के बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम सीधे नाइट्रोजन वाले फैमिली, अच्छा सीधे हम सल्फर 2 और देन हम लोग इसको लिखते हैं क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं यहां से इधर क्या होगा, आईई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा ऐसा होना चाहिए था, ये मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन क्या इसमें ऐसे लिखा है, नहीं, तो ये रॉन्ग है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, ये आपको पूछ रहा है सर, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, सेकंड आईई के लिए, सेकंड आईई के दूसरा ऑप्शन सेकंड आईई दिया गया है। सेकंड आईई हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हाफ फील्ड या फुल फील्ड पे डिपेंड करता है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है समझ जाइए। उसके बाद अगर दोनों हाफ फील्ड फुल फील्ड है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो सर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो सर यहाँ पे देखिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए सर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में 2p4 होता है, इससे जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये IE1 हो जाएगा, तो O पॉजिटिव होगा तो ये आपका 2p3 आ जाएगा। अब देखो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना सर, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये बहुत हाफ फील्ड है तो बहुत ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, मोर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं ना, उसको बोला जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट सर इसमें फ्लोरीन की बात कर रहा है, तो फ्लोरीन सर आपको पता होना चाहिए 2p5 होता है। इससे आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल लेते हो तो आपका कितना हो जाएगा, F पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2p4 हो जाएगा। तो 2p4 से अब जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। नाइट्रोजन के केस में भी जो है वही हो जाएगा, नाइट्रोजन 2p3 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये तो फर्स्ट हो जाएगी, तो N पॉजिटिव हो जाएगा 2p2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है I2, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी बात करें तो कार्बन तो बहुत पीछे, तो सबसे ज्यादा तो सर हाफ फील्ड की होगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन सीधे हाफ फील्ड में आ रहा है। ऑक्सीजन के केस में O की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब किसी में हाफ फील्ड नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेक करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका ही आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो एनर्जी यूज होगी उसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सर यहां से हमने, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, देन फ्लोरीन का हो जाएगा, देन आप नाइट्रोजन का बोलेंगे, देन कार्बन का बोलेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सर यही इसमें करेक्ट आंसर भी, आगे इसमें करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, फिर एल्यूमिनियम की ऑलरेडी कम होती है गैलियम से, और गैलियम की ऑलरेडी कम होती है इंडियम से, और दिस इज थैलियम से। तो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसमें बिल्कुल नहीं है, वो भी रॉन्ग। रेडियस तो आप जानते हैं सर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सर एक ही इसमें सही है, वो भी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बहुत छोटी सी बात है और इसी चुटकी में इसका आंसर सॉल्व हो जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस। इक्वली रेजोनेंस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों, वही कंट्रीब्यूट करेगा जो मोर स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा, है ना। इन दोनों में, ये फर्स्ट और सेकंड में कौन स्टेबल ज्यादा होगा, इन दोनों में कौन स्टेबल, इन दोनों में कौन स्टेबल। तो सर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको निकालने पड़ेंगे,
स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमारे पास 7 to 8 रूल होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये ऐसे जाएगा तो इसको ये बनेगा, है ना। और सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर ये वाला लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो सर ये भी इसका बनेगा। और ये वाला सर ये ऐसे आएगा, तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या है, इक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सर जब ये इक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनका कंट्रीब्यूशन सब में क्या हो जाएगा, सब में क्या करेंगे, ये इक्वली पार्टिसिपेट भी करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कौन वो कह रहा है कौन कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। तो भाई अगर ये इसका ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी इसका है, ये भी इसका है, तो ये सबके सब करेंगे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास दिया गया है, ठीक है ना। 57 यहाँ पे है। सर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग 50 ml ऑफ O2 एंड 50 ml ऑफ H2। मतलब H2 प्लस O2 आपका यूज कर रहे हैं, इसका वो 50 ml यूज कर रहा है, और सर इसका भी 50 ml यूज कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, 2H2O बनाएगा। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट H2O का कितना होगा। बच्चों आपने पढ़ा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं सर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका वॉल्यूम दिया गया है ना सर, एनटीपी पे आपको पता है कि एनटीपी पे ये होता है, ये एनटीपी पे होता है, तो इसके वॉल्यूम को इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 लगाओ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जिसका स्टाइकियो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसमें आप देख रहे हैं वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का कितना आएगा, 25 आएगा, और ऑक्सीजन का कितना आएगा, 50 आएगा। स्टाइकियोमेट्रिक इसका 1 ही है, इसका 2 है, तो ये वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो H2 सर यहाँ पे क्या होगा, H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो H2 की ही वैल्यू सबको सर्वमान्य होगी। तो हम बोलेंगे कि 2 इंटू 22.4 लीटर H2O से 2 इंटू 22.4 लीटर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इससे आपका ये बन रहा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। तो देखिए अब आप बोलेंगे तो ये कितना बनेगा, तो 50 ml से ये कितना बनेगा। तो ml में अगर इस वैल्यू को अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, तो एक काम करो सर, ये लीटर को हटा के ml में कन्वर्ट करो। सर लीटर को हटा के ml में कन्वर्ट करो, ये दोनों को ml में कन्वर्ट करो, ml में ही लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 22,400 ml से ये कितना बनेगा, 2 इंटू 22,400 ml बनेगा। तो 50 से ये कितना बनेगा, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये। तो 50 से आप ये करेंगे 50 इंटू 2 इंटू 22,400, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 2 इंटू 22,400 ml से। इससे इसको कैंसिल करो तो H2 का अमाउंट कितना बनेगा, H2O का सर ये भी आपका ऑलरेडी 50 ml ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट में सर इस कंसेप्ट को आपने क्लास 11th में बढ़िया से पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं है सर, इसको निकालना बहुत आसान है, ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए 58, ठीक है ना। 58 क्वेश्चन को देखिए कैसे निकाल रहे। बच्चों 58 क्वेश्चन नंबर को आयनन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों में है ये। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, आयनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आयनाइजेशन ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे।
देखिए I2 सेकंड पीरियड एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। अगर मैं लेड और टिन की बात करता हूं तो बच्चों यहाँ पे देखिए लेड और टिन में क्या होता है। बच्चों सबसे पहले गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात इसमें बता देता हूँ, ठीक है ना सर। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि क्या इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी सर यहाँ पे। देखिए इसमें हमारे पास ये पॉइंट था कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा था। मैंने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं सर। लेड और टीन में आप देख रहे हैं, लेड और टीन में आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो टीन की ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि सर ये जो है आप देख रहे हैं, अच्छा एक मिनट है सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा पी भी ऐसा होता है, टीन ऐसा होता है, ठीक है ना। तो सर ये थोड़ा सा ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं लेड का ऑलरेडी ज्यादा होगा जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया गया है सर, लेड का जो है ऑलरेडी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा देखिए सर, दूसरा हमारे पास क्या इसका कंसेप्ट है। दूसरा सर आपके पास है सोडियम और मैग्नीशियम। लेफ्ट टू राइट आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती तो मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए था, मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए था, है ना। Mg पॉजिटिव का ज्यादा होना चाहिए था, Mg पॉजिटिव का। और ऑलरेडी जो है इसमें जो है यहाँ पे किसका दिया गया है सर, ये सोडियम का दिया गया है, ठीक है ना, सोडियम पॉजिटिव। लेकिन अब बात क्या होगी सर, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और Mg प्लस की बात है। तो एक बात मुझे आप बताओ, सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ। सोडियम पॉजिटिव का यहाँ पे एक मीनिंग देखो, सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा सर, सोडियम पॉजिटिव का मतलब 2p6। और ये तो आपका जो है Mg पॉजिटिव का मतलब कितना हो जाएगा 3s1। भाई ये तो फुली फील्ड है, तो सर इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया था। मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा लिथियम पॉजिटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव, सर लिथियम और ऑक्सीजन, लिथियम क्या होता है 3, तो लिथियम पॉजिटिव का मतलब 2s2, तो ऑलरेडी फुली फील्ड है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब 2p क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि ये 2p4 की जगह पे 2p3 हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे पास ये जो लिथियम पॉजिटिव आयन होता है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसके पीछे एक फैक्ट भी लगा हुआ है सर, इसके पीछे एक फैक्ट भी लगा हुआ है। आयनाइजेशन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम है वो हाईएस्ट होती है बेसिकली अमंग द सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। पूरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट में बच्चों एक्चुअली इसकी एनर्जी जो है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा हाईएस्ट होती है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। आप इसको याद रख लेना वरना गड़बड़ मत कर देना। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप एस ब्लॉक एलिमेंट में इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल जो है यहाँ पे इसने रॉन्ग लिखा था, इनकरेक्ट ऑर्डर आपको बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही था। और बी प्लस और सी पॉजिटिव में आप देख रहे हैं सी पॉजिटिव की ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर इसमें? क्वेश्चन नंबर 59 है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कौन सा नाइट्रोजन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा क्या है, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा? वही नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगा जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो बेसिसिटी, तो बेसिसिटी हम लोग बोलेंगे बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस आर। तो देखो सर, सबसे पहले हम ए वाले की बात करते हैं। तो एक्चुअली ये sp डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज से है। तो sp2 वाला हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन वाला जो होता है, sp2 वाला हमेशा लेस, डबल बॉन्डेड वाला हमेशा लेस बेसिक होता है कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन। तो ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखो। यहाँ पे बी वाले में देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस में है, तो ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। ये वाला नाइट्रोजन देखो, इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में, तो ये भी डोनेट नहीं करेगा। ये वाला फ्री नाइट्रोजन है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। एक्चुअली ए और डी में आप देख रहे हैं कि सर रेजोनेंस इसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ये डबल बॉन्डेड से लगा हुआ है, इसलिए इसकी आप लोगों को पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, ठीक है ना, मतलब डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हमेशा लेस बेसिक होते हैं कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। तो ऑर्डर अगर आप बोलेंगे डी वाले का ज्यादा होगा, देन ए वाले का हो जाएगा, और देन सर बी वाले का होगा, और देन सर सी वाले, क्योंकि सी वाला दो दो जगह रेजोनेंस में, इसलिए सबसे कम ये होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के पास है। इसमें आपको दिया गया है कि सर ये 60 क्वेश्चन है और दो इक्वेशन आपको दी गई है। इन दो इक्वेशन के बेस पे ये तीसरा इक्वेशन बनाना है। आपको तीसरा इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है इन दोनों का, वो बताना है। तो आप देखिए, यहाँ पे आप लिखिए, देखो आपने देखा NO2 प्लस 1/2 Cl2 इज इक्वल टू NOCl प्लस 1/2 O2। ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 2NO प्लस O2 इक्वल टू, आप देख रहे हैं 2NO2, और ये K1 हो जाए। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका दिया गया है 4NO प्लस 2Cl2, 4NOCl, ये K2 है। एक बात मुझे बताओ आप लोग खुद से, K1 K2 एंड K3 में क्या रिलेशनशिप है इनमें, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सर K1 K2 K3 में रिलेशनशिप, देखो ये K3 है, तो देखो इसको NO2 यहाँ क्या है, रिएक्टेंट में है, इधर देखो क्या है, इधर प्रोडक्ट में। तो इसको मैं क्या करूंगा, इनवर्स करूंगा। तो इनवर्स करूंगा तो 2NO2 इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, 2NO प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/K1 होगा नहीं होगा, आप बताओ भाई, 1/K1 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर, ये ऑलरेडी 1/K1 हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर मैं, देखो अब हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ K3। देखो इसमें एक ही NO2 है, लेकिन सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 NO2। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, NO इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 O2। बस अब ये क्या हो जाएगा, अब जो इक्वेशन फर्स्ट में जो 1/K1 है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K3। तो इक्वेशन फर्स्ट का ये आया सॉल्यूशन, और इक्वेशन सेकंड का ये आया। तो इन दोनों को ऐड अगर आप करोगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले नंबर की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मेन इक्वेशन आई है इसमें, ठीक है ना? तो आप इसको कैसे करेंगे, NO प्लस NO इज इक्वल टू NO प्लस 1/2 O2, और दूसरा क्या है, 4NO। अच्छा एक मिनट है, इसको ऐसे लिखो, NO2।
ठीक है ना। और ये दूसरा इक्वेशन 4NO2 प्लस 2Cl2 इज इक्वल टू 4NOCl, ठीक है ना, 4NaCl, ऐसा ही इसमें दिया गया है। ठीक है ना सर। इसको अब कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कैसे आपको करना होगा। तो एक काम करो सर, इस थर्ड इक्वेशन को, इसको भी एक काम करो आप, इस वाले इक्वेशन को भी क्या कर दो, इक्वेशन 2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2Cl2/2, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है सर। सर ये यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका बच्चों ऐसे बन जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2NO प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NoCl, बन जाएगा 2NoCl। तो आप इसको मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप ऐड करिए प्लस सेकंड के साथ, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा 1/K1 टू दी पावर 1/2 प्लस सेकंड में क्या आया K2 टू दी पावर 1/2। तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इधर देखिएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो K3 इज इक्वल टू K2/K1 टू दी पावर 1/2। तो K3 इज इक्वल टू रूट ऑफ द K2/K1। बहुत बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, आप इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, फिर भी हम लोग जो है फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें बताएं। फिलहाल के लिए गाइज चलिए, थैंक यू वेरी मच।